जब भी एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है तो किसी न किसी बूढ़े को मरना पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी नवजात पोते को जन्म देने वाली बेटी को देखता है, उसका चेहरा भारी और उदास हो जाता है। मन में कितना भी दुहक क्यों ना हो, वह आखिरी बार बेटी के गालों को सहलाता है, उसके माथे को चूमता है और फिर अपनी उस पत्नी से विदा लेता है जिसके साथ उसने पूरा जीवन बिताया था। इसके बाद वह चट्टान की ओर दौड़ता है और छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि वर्ष 2034 में एक अज्ञात वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। मुख्य भूमि का लगभग पूरा इलाका संक्रमित हो चुका था। मानवता के लिए आखिरी सुरक्षित जगह उत्तरी सागर में स्थित हेलगोलैंड द्वीप बचा था, लेकिन द्वीप पर संसाधन बहुत सीमित है, इसलिए वहाँ सिर्फ 513 लोगों को ही जीवित रहने की अनुमति थी। इसी वजह से हर बार जब एक नया बच्चा जन्म लेता तो किसी एक व्यक्ति को मरना पड़ता था। बाहरी दुनिया से वायरस लेकर आने वालों को रोकने के लिए उन्होंने चारों ओर विशाल जहाज खड़े कर एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे पार करना लगभग असंभव था। जनसंख्या को निष्पक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए हेलगोलैंड द्वीप के प्रमुख लिस ने हर व्यक्ति की क्षमता और चरित्र के आधार पर एक रैंकिंग प्रणाली बनाई। जैसे ही जनसंख्या 513 से अधिक होती तो अंतिम 3 स्थानों पर रहने वाले लोगों में से किसी एक को मतदान के जरिए मरने के लिए चुना जाता। लेकिन उस बूढ़े के चट्टान से कूदने के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों को पता चला कि वह महिला जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस तरह द्वीप पर फिर से एक अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ गया। इस समस्या को लेकर द्वीप प्रमुख लिस ने सभी विभागों की बैठक बुलाई। ज्यादातर लोगों का मानना था कि एक व्यक्ति ज्यादा होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिस ने नियमों पर अड़े रहने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर आज एक बार नियम तोड़ा गया तो कल दूसरी बार भी ऐसा ही होगा। आखिरकार तय हुआ कि कुछ दिनों बाद मतदान सभा आयोजित की जाएगी। यह खबर सुनते ही घुंघराले बालों वाला युवक घबरा गया। कुछ समय पहले उससे एक ट्रक टकरा गया था, जिसके कारण उसके अंक काट लिए गए थे और वह रैंकिंग में तीसरे नंबर से नीचे आ गया था। वह अपने मन में अपनी मौत का अंजाम कल्पना करने लगा। दूसरे नंबर से नीचे एक बुजुर्ग महिला थी जो अपनी पोती के सहारे जीवन जी रही थी। सबसे नीचे एक बढ़ई था जिसने अतीत में गंभीर अपराध किए थे। अपनी रैंकिंग देखकर वह बढ़ई टूट सा गया। उसने तो अपना जीवन सुधार लिया था, हर दिन ईमानदारी से काम करता था, फिर भी उसका स्थान सबसे नीचे था। उधर बुजुर्ग महिला जिंदा रहने के लिए इतनी मजबूर हो गई कि उसने गर्भवती महिला के सोने के दौरान चुपके से बच्चे को ले जाने की कोशिश की, लेकिन गर्भवती महिला ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुढ़ापे में न लड़ सकी, न भाग सकी और शर्मिंदा होकर लौट गई। जल्द ही मतदान सभा का दिन आ गया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अधिकार था कि वह अंतिम 3 लोगों में से किसी एक को चुनकर नवजात के लिए जगह खाली कराए। अच्छी खबर यह थी कि आज घुंघराले युवक को मतदान में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एक दिन पहले उसने बाजार में एक छोटी बच्ची के साथ अपना खाना बांटा था और जानबूझकर यह सब द्वीप प्रमुख लिस को दिखाया था। इसलिए लिस ने उसके अंक बढ़ा दिए और उसकी रैंक चौथे नंबर से नीचे पहुंच गई। उसकी जगह एक महिला तीसरे नंबर से नीचे आ गई, लेकिन उसका चरित्र इतना बुरा नहीं था, इसलिए उसे मारने के पक्ष में बहुत कम लोगों ने वोट दिया। फिर बुजुर्ग महिला की बारी आई। कुछ दिन पहले उसके द्वारा बच्चे को चुराने की कोशिश के कारण गर्भवती महिला उससे नाराज थी और उसने तुरंत उसके खिलाफ वोट दे दिया। बढ़ई ने अपनी जान बचाने के लिए पत्नी के साथ मिलकर 2 वोट डलवाए, लेकिन बुजुर्ग महिला के मरने के पक्ष में भी बहुत कम लोग थे। जब बढ़ई की बारी आई तो लगभग सभी लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाल दिया। लगता था कि उसके पुराने अपराध अब भी लोगों के दिलों में बसे थे। जब लिस ने घोषणा की कि बढ़ई को मरना होगा तो उसकी पत्नी ने उसे बचाने के लिए एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि द्वीप प्रमुख लिस का बेटा आबियाओ कभी भोजन का सहारा लेकर उसे धमकाया करता था। उसी समय और भी ज्यादा लोग हिम्मत जुटाकर सामने आ गए। तब पता चला कि आबियाओ ने द्वीप की लगभग सभी महिलाओं का शोषण किया था। अपने अपराध उजागर होते देख आबियाओ घबरा गया और भागकर अपनी माँ के पास शरण लेने लगा, लेकिन द्वीप के नियमों के अनुसार ऐसा अपराध मौत की सजा के लायक था। अगर उस समय लिस अपने बेटे को बचाती तो इससे द्वीपवासियों में भारी असंतोष फैल जाता, लेकिन अपने ही बेटे को मरने का आदेश देना उसके लिए भी असंभव था। आखिरकार लिस ने आदेश दिया कि द्वीप की मिलिशिया टीम महाद्वीप पर जाकर सामान की अदला बदली करे और साथ ही आबियाओ को वहीं छोड़ाए ताकि वह अपने हाल पर जिए या मरे। इस तरह द्वीपवासियों को भी एक जवाब मिल गया। इसी तरह दाशवांग बाल बाल बच गया और उसे मरना नहीं पड़ा। इस मिशन में डॉक्टर का बच्चा लैना भी साथ जाने वाला था। यहाँ यह बताना जरूरी है कि डॉक्टर और उसका बच्चा लैना हर दिन प्रयोगशाला में वायरस की वैक्सीन पर काम करते थे, लेकिन दवाइयों, संसाधनों और उपकरणों की कमी के कारण कई सालों से वे वैक्सीन नहीं बना पाए थे। वे महाद्वीप से लोगों को पकड़कर प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि द्वीप पर रहने की अनुमति पाने के लिए ये लोग खुद भी इसके लिए तैयार रहते थे। शर्त बस यही थी कि अगर वैक्सीन बन गई तो उन्हें द्वीप पर रहने दिया जाएगा, लेकिन सच यह था कि उनके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। ज्यादातर लोग 1 हफ्ते के भीतर प्रयोगों में मर जाते थे। इसी वजह से डॉक्टर का बच्चा लैना मिलिशिया के साथ महाद्वीप जाने को तैयार हुआ ताकि शायद वैक्सीन बनाने में काम आने वाली कोई सामग्री मिल सके। डॉक्टर नहीं चाहता था कि उसका बच्चा इस खतरे में जाए, लेकिन लैना का फैसला अटल था। आखिरकार डॉक्टर ने मिलिशिया की कप्तान हेइमेई को समझाया कि वह हर हाल में लैना पर नजर रखे और उसे इधर उधर न भटकने दे। जल्द ही फाटक खोल दिए गए। आबियाओ, मिलिशिया टीम और लैना नाव पर सवार होकर महाद्वीप की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले आबियाओ को वहीं छोड़ दिया। आराम की जिंदगी जीने वाला आबियाओ अचानक इस हाल में आकर बुरी तरह घबरा गया। उसने कहा कि उसकी माँ ने द्वीप पर बहुत सा सामान छुपा कर रखा है, अगर उसकी मदद
मदद की जाए तो वह बता देगा कि वह सामान्य कहाँ छुपाया गया है। लेकिन मिलिशिया के लोग पहले से ही उसे पसंद नहीं करते थे। माँ के द्वीप प्रमुख होने का फायदा उठाकर वह हमेशा मनमानी करता रहा था। मिलिशिया ने पहले उसे जमकर पीटा, फिर गोलियां चलाकर उसे डराते हुए महाद्वीप के अंदर भगा दिया। आबियाओं को छोड़ने के बाद सब लोग नाव मोड़कर शहर के केंद्र की ओर बढ़े, जहाँ उन्हें सामान के बदले लेन देन करना था। महाद्वीप पर एक व्यक्ति था जिसे सब काउंट कहते थे। उसके पास अपनी सेना थी और वही वहाँ का सरगना था। हेईमेई ने लेना से कहा कि वह नाव पर ही रुकी रहे और इधर उधर न जाए। फिर बाकी लोगों को लेकर लेन देन की जगह पहुंची। सामने से आता हुआ कंधों तक लंबे बालों वाला आदमी वहीं काउंट था। हैरानी की बात यह थी कि जब पूरा महाद्वीप वायरस से दूषित था तो किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। खैर, मान लेते हैं कि निर्देशक ने मास्क बचाने के लिए ऐसा किया। जैसे ही लेन देन शुरू होने वाला था, अचानक एक आदमी पास से दौड़ता हुआ आया। वह मिलिशिया से गिड़गिड़ाकर उसे द्वीप ले चलने की विनती करने लगा। उसने कहा कि वह एक अनुभवी मैकेनिक है। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था कि बात पूरी होने से पहले ही काउंट के आदमी ने उसे गोली मार दी। कहने का कारण था कि वह आदमी वायरस से संक्रमित हो सकता है, इसलिए दूरी बनाए रखना जरूरी है। मिलिशिया अपने साथ 2 बक्से फल लाई थी। भले ही वे साधारण संतरे ही थे, लेकिन इस तबाह दुनिया में वे सोने से भी ज्यादा कीमती थे। काउंट ने बदले में 2 बक्से दवाइयों के मंगवाए। हालांकि उनमें से कई दवाइयां मियाद पार कर चुकी थीं, फिर भी कुछ न कुछ असर जरूर डाल सकती थीं, और यही द्वीप के लिए दवाइयां पाने का इकलौता जरिया था। लेन देन के दौरान एक सदस्य ने देखा कि पास की इमारत से अजीब सी आवाज आ रही है। मैट बेचैनी में आगे बढ़कर देखने गया और वहाँ एक अजीब आदमी को पाया। उस आदमी ने कहा कि वह खुद को। इसके बाद उस आदमी ने एक बोतल उछाल कर दी। डॉक्टर के बेटे होने के नाते मैट ने एक नजर में पहचान लिया कि यह बिल्कुल नई, बिना एक्सपायर हुई दवा है। यह वैक्सीन बनाने के लिए बेहद जरूरी सामग्री थी। मैट हैरान रह गया कि उस आदमी के पास ऐसी दवा कैसे हो सकी है। आदमी ने बताया कि उसके पास ऐसी दवाइयाँ और भी बहुत हैं, क्योंकि उसे एक क्रूज जहाज मिला है जिसमें उन्नत चिकित्सा उपकरण और कीमती दवाइयाँ भरी हुई हैं। यह कहते हुए वह मैट को वहाँ ले जाने को तैयार हो गया। हालांकि चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस आदमी के हाथ में वाकई दवाइयों का पूरा डिब्बा था। इसी दौरान उसके पीछे से 10-12 शरणार्थी निकल आए। उन्होंने सौदे का प्रस्ताव रखा। अगर उन्हें सारी दवाइयाँ दे दी जाए तो वे बदले में उन्हें द्वीप पर रहने का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन 513 लोगों का संतुलन किसी भी हाल में तोड़ना संभव नहीं था। मैट ने तुरंत इनकार कर दिया, 2 गोलियां चलाईं और वहाँ से भाग निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे लोग अब भी उसका पीछा करेंगे। उधर टीम ने काउंट के साथ लेन देन पूरा कर लिया था। सैनिक दवाइयों को उठाकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक रास्ते में छिपा एक बूढ़ा कूदकर सामने आया और मोटे आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसने जबरदस्ती उसका मास्क उतार दिया, जिससे वह पूरी तरह हवा के संपर्क में आ गया। सौभाग्य से कप्तान ने सही समय पर गोली चला दी, जिससे वह आदमी बच गया। हालांकि उसने फिर से मास्क पहन लिया, लेकिन तब तक संक्रमण का खतरा उसे हो चुका था। जब काफी देर तक मैट वापस नहीं आया तो टीम ने उसे छोड़कर नाव से लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक उसी समय मैट भागता हुआ आया और छलांग लगाकर नाव पर चढ़ गया। नीचे देखने पर उसने पाया कि भागते समय उसका सुरक्षा सूट फट गया था। द्वीप पर पहुंचते ही मोटे आदमी और मैट दोनों को तुरंत कीटाणु शोधन कक्ष में ले जाया गया और पूरी तरह से डिसइंफेक्शन किया गया। इसके बाद दोनों को 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुखी था, लेकिन राह की बात यह थी कि वह एक नई दवा साथ ले आया था जो शायद वैक्सीन बनाने में मदद कर सके। डॉक्टर ने मैट का खून लेकर जांच की तैयारी, लेकिन पास ही खड़ा मोटा आदमी लगातार खांस रहा था। जब उसने कपड़े उतारे तो उसके पूरे शरीर पर संक्रमण के निशान साफ दिखने लगे। अब खून की जांच बेकार हो चुकी थी। डॉक्टर ने रात भर मेहनत की ताकि जल्दी से वैक्सीन बनाकर दोनों की जान बचाई जा सके। उन्होंने काउंट से बदले में मिली सामग्री खोली तो अंदर 2 जिंदा इंसान भी मिले। दरअसल डॉक्टर हर महीने जिंदा इंसानों पर प्रयोग करता था ताकि वैक्सीन की प्रभावशीलता जांची जा सके। पहले उन्हें वायरस इंजेक्ट किया जाता, फिर बनाई गई वैक्सीन दी जाती। इस बार नई दवा मिलने से डॉक्टर को लगा कि प्रयोग सफल हो सकता है, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। उन दोनों को भी अन्य लोगों की तरह इंसिनरेटर हाउस भेज दिया गया। कुछ ही समय में मोटा आदमी जिंदगी हार गया। मैट में भी खतरनाक लक्षण दिखने लगे। द्वीप की आबादी एक कम हो जाने के कारण निर्णय लिया गया कि बाहर से एक नए व्यक्ति को बुलाया जाए ताकि उस जगह को भरा जा सके। आवेदकों को पहले काउंट के यहाँ वायरस जांच से गुजरना था, फिर दूरस्थ साक्षात्कार देना था। कई चरणों के बाद 2 ऐसे लोग बचे जिनके पास चिकित्सकीय अनुभव था। हेईमेई एक फार्मासिस्ट थी और बाईजे एक सर्जन थी। हालांकि हेईमेई का रिकॉर्ड बेहतर था, फिर भी बाईजे एक वोट के अंतर से द्वीप पर जाने की पात्र बन गई। यह देखकर प्लम्बर अपना आपा खो बैठा। हेईमेई उसकी पत्नी थी। उसने पहले ही द्वीप प्रमुख से बात कर ली थी कि उसकी पत्नी को द्वीप पर भेजा जाएगा, लेकिन द्वीप प्रमुख ने अपना वादा तोड़ते हुए वोट बाईजे को दे दिया। उसके आरोपों पर द्वीप प्रमुख ने शांत स्वर में कहा कि द्वीप को इस समय एक सर्जन की ज्यादा जरूरत है। भले ही वादा किया गया हो, लेकिन वह द्वीप वासियों के हितों के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सका। अब तो हालात ऐसे हो गए कि प्लम्बर ही सबसे बड़ा अपराधी बन गया। गुस्से से तिलमिलाया वह आदमी आखिरकार द्वीप के मुख्य बिजली जनरेटर को तबाह करने का फैसला कर बैठा। उसने सोचा अगर वह नहीं जी सका तो कोई भी नहीं जिए। उसने पहले सुरक्षा गार्ड को शराब की एक बोतल दी। गार्ड के पूरी तरह नशे में धुत हो जाने के बाद वह चुपचाप जनरेटर पर चढ़ गया और हथौड़े से मशीन को बुरी तरह तोड़ दिया। निगरानी कैमरों में यह सब साफ दिखाई दे रहा था। गार्ड भले ही नशे में लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसे रोकने के लिए ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन चढ़ते समय एक भयानक हादसा हो गया। जब लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो उसकी दाहिनी
टांग पूरी तरह बेकार हो चुकी थी और उसे तुरंत काटना पड़ा। नई आई सर्जन बाईजीए इस मौके पर काम आ सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर वह छिप गई। मजबूरी में डॉक्टर को खुद ही ऑपरेशन करना पड़ा। बाद में डॉक्टर ने बाईजीए से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब बाईजीए ने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि असल में वह डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल सवालों के जवाब वह इसलिए दे पाती थी क्योंकि उसने 3 साल तक रट रट कर किताबें पढ़ी थी, लेकिन असली इलाज का उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने यह भी बताया कि द्वीप पर आने का उसका एक अलग ही मकसद था, क्योंकि यहाँ जल्द ही एक बड़ा तूफान आने वाला था। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। डॉक्टर का सहायक बाहर खड़ा यह सब सुन चुका था। उसने गलत समझ लिया कि डॉक्टर बाहरी लोगों के साथ मिलकर द्वीप के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। वह यह बात द्वीप प्रमुख तक पहुँचाने ही वाला था कि जैसे ही वह मुड़ा, बाईजीए उस पर टूट पड़ी। उसने उसके बाल पकड़ लिए और बेरहमी से हमला कर दिया। इतनी जोरदार आवाजें हुई कि लगा पूरा घर ढह जाएगा। आखिरकार सहायक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। अब उनके पास लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने उम्मीद की कि किसी को शक नहीं होगा। 3 दिन बीत गए। सबने मान लिया कि सहायक बस लापता है, लेकिन एक दिन द्वीप प्रमुख को डॉक्टर के घर में एक टूटा हुआ दांत मिला। उसे तुरंत गायब सहायक की याद आ गई। वह दांत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे सख्ती से पूछा कि सहायक कहाँ है। जब सच छिप नहीं पाया तो डॉक्टर ने कबूल कर लिया कि उसी ने उसे मार डाला। उसे पूरा भरोसा था कि द्वीप पर डॉक्टर के बिना काम नहीं चल सका, इसलिए सच्चाई जानकर भी द्वीप प्रमुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन सहायक की मौत का दोष किसी न किसी को लेना ही था। प्लम्बर के मुकदमे में द्वीप प्रमुख ने सहायक की हत्या का इल्जाम सीधे उसी पर डाल दिया। उसने खून से सना एक कपड़ा उठाया और कहा कि जांच में उस पर सहायक का DNA मिला है और यह कपड़ा प्लम्बर के घर से मिला था। इतने पुख्ता सबूत देखकर आधे से ज्यादा लोगों ने उसे मौत की सजा देने के पक्ष में मत दे दिया। प्लम्बर को बांध दिया गया, लोहे के पिंजरे में बंद किया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। उसकी चीखें सुनते हुए डॉक्टर समझ गया कि प्लम्बर का एक ही गुनाह था, वह अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहता था। डॉक्टर चुप रहा और यही उसकी सजा बन गई। अब उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। द्वीप के लोग सिर्फ द्वीप प्रमुख के खिलौने थे। प्रयोगशाला लौटकर उसने अपने मरणासन्न बेटे को देखा और द्वीप का पूरा सच बता दिया। असल में शुरुआत में द्वीप पर 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लोगों को काबू में रखने के लिए द्वीप प्रमुख ने संख्या सीमित करने का फैसला किया। 513 का आंकड़ा किसी वैज्ञानिक गणना से नहीं निकला था, बल्कि उसने कैलेंडर पर एक विज्ञापन में यह संख्या यूं ही देख ली थी। इसके बाद उसने डॉक्टर के साथ मिलकर समुद्र किनारे पड़ी लाशों से वायरस निकाला। फिर पूरे द्वीप की जांच के बहाने चुपचाप अपने विरोधियों के शरीर में वायरस इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही लोगों में लक्षण दिखने लगे, सुरक्षा बल पहले से दरवाजे पर मौजूद रहते। 2 सेकंड में उन लोगों को खत्म कर दिया जाता जिन्हें द्वीप प्रमुख देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि आज की यह हालत उसकी अपनी करतूतों की वजह से है। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई को रिकॉर्ड करके सभी द्वीपवासियों के सामने लाएगा। लेकिन तभी बाईजीए अचानक सामने आ गई। उसने बंदूक तानकर रिकॉर्डिंग छीन ली और एक गोली में सब कुछ नष्ट कर दिया। यह साफ था कि कोई चाहता था कि 513 का झूठ जिंदा रहे। दरअसल बाईजीए काउंट की भेजी हुई एक गुप्त एजेंट थी। द्वीप की सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह अपने जहाजों के बेड़े के साथ द्वीप पर हमला करने वाली थी और उसी समय नहाने में मग्न द्वीप प्रमुख को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है।